क्लास से निकालना पड़ेगा बेटा, राइट। बिकॉज पिछले कुछ क्लासेस से क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, हमारी क्लास अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। ठीक है बच्चों, यस सर। तो भाई यस सर। सबसे पहले तो ठीक है, कूल, स्टार्ट करते हैं, राइट। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं सबसे पहले तो, है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, है ना। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, ठीक है। तो बेसिक्स तो यही है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इसका दूसरा नाम क्या होता है? सर लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया सर। तो भाई इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until और अनलेस some external force applied on it. अब ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है? व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स? कैसे एक्सप्लेन करूं मैं इसको? हाँ आयुष। सर जब तक उसमें कोई भारी बल नहीं लगाया जाता सर उसे एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। हाँ, मतलब जो आपकी बॉडी है ना, हमारा जो बॉडी है, सिस्टम है, जो भी हमारी जो बॉडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। मान लो तुमने एक ब्लॉक ले लिया, तुम इस ब्लॉक की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तुमने बोल दिया कि ये v इक्वल्स टू 0, यानी कि रेस्ट पे वेलोसिटी 0 है इसकी, बोलो है या ना? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सबको ये बात? बॉडी क्या है? रेस्ट पे। रेस्ट में। रेस्ट पे है, रेस्ट पर। है ना? अब बॉडी रेस्ट पे है और अगर हम उसको उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है क्या वो चेंज हो जाएगी क्या? नो नो सर। सर। नहीं नो सर। सर। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है इसके अंदर भी कुछ इंटरनल फोर्सेस लग रहे हों, है ना, लेकिन वो काउंट होंगे क्या? वो काउंट नहीं होंगे। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो फोर्स आपको आपके सिस्टम से बाहर से अप्लाइड हो, है ना। जैसे कि अगर आपका ही सिस्टम है, अगर इसको मैं सिस्टम कंसिडर कर लूं, तो ये फोर्स अगर बाहर है, एक्सटर्नली अप्लाइड है, तो इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर करूंगा। अदरवाइज इंटरनल फोर्सेस को मैं इस लॉ में यूज नहीं करूंगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। आई होप क्लियर यस होगी, सर। ठीक है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। और इनर्शिया, व्हाट अबाउट इनर्शिया? सिंस हमने इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दिया है, तो कौन मुझे बताएगा कि इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? होता क्या है ये इनर्शिया? बोल तो दिया हम लोगों ने। Body is not. हम्म, क्या होता है भाई, कौन बताएगा? हर्षा। So it is a property due to which a body cannot change its state of rest or motion by itself. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। आई गेस बाकी लोगों का भी यही आंसर होगा। ये कुछ और बताना है किसी को? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. Yes, किसी और sir. कुछ बताना है? नहीं, कुछ नहीं है। नेहा, हिमानी, कुछ अलग बताना है आपको? नहीं? No sir. Okay. So if we want to write it in the form of definition, हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ अलग बताना है आपको? No sir. नहीं? तो अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे ना बेटा, तो क्या लिखेंगे? इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज क्या चीज? इट्स स्टेट। दोनों चीजों की, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड, अरे बोलो, State of motion. State of motion. यानी कि इनेबिलिटी है, कर नहीं पा रहा, करना चाहता है तो भी कर नहीं पा रहा, ठीक है। तो इनर्शिया के लिए जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे, हाँ जो मोशन पे मोशन पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब समझना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें कि क्या है कि सिस्टम आपको दे दिया जाएगा कुछ, जैसे मान लो आपको एक सिस्टम दे दिया, उसके अंदर पुली है, पुली में आपको ब्लॉक लगाया हुआ है, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है,
ठीक है, और आपने बाहर की तरफ से कुछ एक्सटर्नल पुश भी दे दिया उसको। लेकिन अगर आपको बोला ना क्वेश्चन ने कि सिस्टम में आपके पुली और स्प्रिंग फोर्स इंक्लूडेड है, तो आप एक्सटर्नल फोर्स केवल बाहर वाले फोर्स को काउंट करोगे। क्या ये बात समझ में आती है? जो बाहर Yes, से सर yes, sir. Yes, sir. इनर्शिया का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि जो भी चीज Yes, जिस भी sir. तरह से है उसको चेंज नहीं करना है, मतलब चेंज नहीं होने देगी वो खुद बॉडी आपकी। हाँ निकिता बोलो। सर एक क्वेश्चन था। सर आपने हम्म बताया ना कि लॉ ऑफ इनर्शिया है कि जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना हम्म स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा। सर तो हम्म मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमारी एक प्लास्टिक की बॉल होती है ना जिससे छोटे बच्चे खेलते हैं। हम्म सर तो उस बॉल पे वो बॉल अगर हम उसको ऐसे थ्रो करते हैं फ्लोर पे, कोई भी फ्लोर पे, तो वो हम्म बॉल पे तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगता है वो फिर भी रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, उसके बाद उससे रुकना चाहिए, लेकिन उस पे तो कोई बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो रुक जाता है। बताओ भाई, निकिता को बताओ कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिससे बॉल रुकती है? लो फ्रिक्शन। Friction. Yes, sir, friction. Friction. फ्रिक्शन। निकिता, क्या आप अग्री करते हो इन सब लोगों की बातों से? सर तो फ्रिक्शन निकिता, फोर्स अगर उसको पीछे की तरफ को, सर मतलब इनके हिसाब से मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, जो बॉल है अगर वो आगे को जाए तो उसको अपोज कर रहा है, राइट गाइस? सर तो अगर वो उसे अपोज कर रहा है तो हमारा यहाँ पे थर्ड लॉ भी तो लग सकता है ना, एक्शन रिएक्शन का। अगर वो उसको आगे को जा रहे तो वो मतलब उस पे अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके बॉल पे, तो वो भी तो उस पे फोर्स लगाएगा ना। लगाएगा बेटा, पर एक्शन रिएक्शन पेयर्स हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं। अभी पढ़ेंगे हम उस चीज को भी, उस तो आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कैसे हम समझ सकते हैं इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन कर रहा है तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी उसका स्टेट चेंज होगा। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका स्टेट चेंज कैसे हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो फोर्स आइडेंटिफाई नहीं कराया अभी तक। ठीक है, तो जैसे कि हमें यस अभी तक अब नहीं, हम फ्रिक्शन के बारे में नहीं मान लो जानते इन केस, सिंस मान लो फ्रिक्शन हम पढ़ते भी जनरली बाद में है ना, बाद में ही पढ़ते हैं फ्रिक्शन, पहले हम सब ये चीजें पढ़ लेते हैं, मोशन रेस्ट ये सब चीजें, बेसिक काइनेमेटिक्स पढ़ लेते हैं, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है मैकेनिक्स की। तो फ्रिक्शन जब तक हमें नहीं पता होता तो हम देख समझ भी नहीं पाते कि भाई इनर्शिया को ब्रेक कौन कर रहा है ना। फिर जब यस फ्रिक्शन सर। आता है तो हमें पता चलता है कि भाई जो सरफेस फोर्सेज है ना, कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। ठीक है, तो यस सर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के केस में तो हमेशा फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन क्या करता है, डेफिनेशन क्या होती है फ्रिक्शन की, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। यस सर। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी कि एक के कांटेक्ट में अगर दूसरा है तो उसके रेफरेंस में, ठीक है, दूसरा अपने स्टेट को, स्टेट ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है या नहीं, तो वो यस फ्रिक्शन फोर्स है अगर तो वो अपोज करेगा। ठीक है, तो आपका जो बॉल है वो इसलिए रुक पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन उसको एक टाइम के बाद रोक देता है। ठीक है, अपोज कर रहा होता है ना बेटा, फ्रिक्शन उसको रोकना चाहता है, बॉल आगे जाना चाहता है। ठीक है, अपोज ही कर रहा है, दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको। हाँ आयुष बोलो। सर इसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है सर, क्योंकि वो तो बॉल को नीचे की ओर खींचेगा। पढ़ेंगे फ्रिक्शन अभी, Yes, sir, right. फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी रोल प्ले कर रहा है उसमें आपको, है ना, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यस सर। ठीक है, ठीक है भाई, रुको थोड़ा, Okay, सर sir. यस थोड़ा तो रुको, आगे तो चले, है ना, वहां तक पहुंच जाएंगे तो वो चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। अभी यहाँ पे इनर्शिया को समझ लेते हैं, इनर्शिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो इनर्शिया को पहले समझ लेते हैं, क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स, Yes, sir. ठीक है, तो इनर्शिया का बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे कि अगर आपको इनर्शिया समझना है तो जैसे सर्दियों में हम सोते हैं, नींद नहीं खुलती ना सुबह सुबह, नो सर। है ना, तो वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, पर इनर्शिया ऑफ स्लीप भी बोल सकते हो आप उसको, है ना, बोल सकते हो, गलत थोड़ी है बोलना। तो इनर्शिया ऑफ यस सर। स्लीप में क्या होता है, सर्दी में उठा नहीं जाता, विंटर्स में उठा नहीं जाता सुबह सुबह, है ना, तो हमारी जो स्टेट होती है ना, स्लीपी होने की,
वो चेंज नहीं होती है, सोते रहते हैं हम लोग। और कब चेंज होती है वो? जब मम्मी आके एक्सटर्नल फोर्स लगाती है, तब चेंज हो जाती है। Yes, sir. तो इनर्शिया का एक Yes, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको याद भी रह जाएगा, है ना, कि स्टेट चेंज होना जरूरी है और उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी चीज का हो, चाहे वो मम्मी आके लगा रही हो, है ना। चलें भाई, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं हम फोर्सेस की। तो पहले तो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो जब नेचर में जो 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फंडामेंटल फोर्सेस को। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक फोर्स। ये एक अलग अलग कैटेगरी है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। पर इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप अभी पढ़ लोगे 11th क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स Yes, sir. और न्यूक्लियर फोर्स आप पढ़ोगे 12th में, ठीक है। ये सब हम 12th में पढ़ेंगे और ये वाला हम पढ़ेंगे +1 में, है ना। 11th में हम पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली समझना चाहें कि होता क्या है, मतलब सारे जो कैटेगरीज उनमें डिफरेंस क्या है, तो 2 चीजों से हम इस चीज को डिफर कर सकते हैं, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। एक तो कॉज क्या है और एक रेंज क्या है। तो कॉज तो होता है कि किनके बीच में लग रहा है, रीजन क्या है ना, ये फोर्स लगने का। तो जो 2 मासेस होते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं एट बीइंग केप्ट एट सम डिस्टेंस, है ना, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। पता है इतना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. रेंज, तो इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। क्या लॉन्ग रेंज होता है क्या ये? काफी, Yes, sir. है ना। Yes, sir. यानी कि इसकी रेंज इन्फिनिटी तक होती है। तभी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सन और अर्थ के बीच में भी कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा डिस्टेंस है, फिर भी दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, नहीं लगता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स sir. का रीजन है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से हम हम रिवॉल्व कर सकते हैं सन के अराउंड, है ना। वही तो रीजन है। बहुत सारी जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारी गैलेक्सीज हैं, वो कन्फाइंड है। अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो दूर जा रही होती बहुत ज्यादा स्पीड से। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्स हो गई, इससे प्रूव होती है बात, है ना। दूर तक अप्लाई होता है, मतलब बहुत बड़ी डिस्टेंस तक भी इसका इन्फ्लुएंस हमें दिखता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है कि भाई कितने हजार, कितने बिलियन किलोमीटर्स तक, बिलियन ट्रिलियन किलोमीटर्स तक अप्लाई किया जा सकता है ना। तो इसलिए इन्फिनिटी यूज किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होता है चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन। चार्जेस पता है ना आपको, सब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, Yes. वो है आप लोगों ने 10th Yes, में। sir. तो अगर 2 Yes, चार्जेस sir. इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच के फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, है ना। और ये भी बहुत लॉन्ग रेंज होता है, ये भी इन्फिनिटी तक अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लॉन्ग रेंज फोर्स में कंसिडर करेंगे। थर्ड जो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो हो गए, है ना, उनके बीच का इंटरेक्शन शो करता होगा, राइट। Yes, है sir. 12th में पढ़ेंगे भी सही हम इसको Yes, अच्छे sir. से। न्यूक्लियर फिजिक्स आपका सेगमेंट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोला जाता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जनरली हम वही जानते हैं, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। बाकी बड़ी क्लासेस लेवल्स में आप पढ़ोगे कि बहुत कुछ डिस्कवर हो गया है अभी तक, लेकिन हाँ, जो हम जानते हैं उसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्सेस लगेंगे भाई, ऑब्वियसली इंटरेक्ट करेंगे तो, है ना। तो जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब ये होता है बहुत शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज। एक होता है शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज नहीं है ये है वेरी शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझो तो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज तक लगता है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? 10⁻15 Yes. कितना शॉर्ट होता होगा भाई? देखो समझो, 1 मीटर को आप शॉर्ट नहीं बोलोगे, 1 मीटर इज नॉट वेरी शॉर्ट। आप बोलोगे ना, मैं आपको बोलूंगा कि बेटा 2 पार्टिकल्स अगर 1 मीटर की दूरी पे है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत पास में है ना, तो ये तो वेरी शॉर्ट है। बट एक्चुअली दैट इज नॉट वेरी शॉर्ट, ठीक है। व्हाट वी आर कंसिडरिंग वेरी शॉर्ट इज 10⁻⁻15 मीटर वाला, इस रेंज का, ठीक है।
तो इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। ये जो आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वेरी शॉर्ट रेंज। आगे चले, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. अगला टॉपिक है मोमेंटम। इसके बारे में पता है तुम लोगों को ऑलरेडी, क्या होता है भाई Yes, ये? sir. ठीक है, क्वांटिटेटिव The product of mass and प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है बॉडी का, ठीक है। और इसके अलावा क्या पता है हमें इसके बारे में? क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? और एक इसके Yes, sir. वेक्टर है ये? अरे Yes, डायरेक्शन sir. भी होता है ना इसका, मैग्नीट्यूड Yes, sir. बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड अ वेक्टर, सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेक्टर। मास आपका स्केलर हो गया एंड वेलोसिटी यू ऑलरेडी नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं मोमेंटम का तो क्या निकल के आता है भाई, mv के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड Yes, तो यही sir. होगा, Yes, sir. है ना। yes, sir. साथ में इसके पास डायरेक्शन भी होती है मोमेंटम की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, राइट। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी कि अगर जिस आपकी वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो आपका मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट सबको पता है, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या, मास इनटू वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इट चेंजेस विद चेंजिंग स्पीड एज वेल डायरेक्शन, यानी कि अगर आपकी स्पीड चेंज होगी तो भी चेंज होगा क्या मोमेंटम? Yes, sir. अरे मैग्नीट्यूड Yes, चेंज, sir. Yes, sir. मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, Yes, sir. मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। मोमेंटम अगर हमने समझ लिया है तो हम बात करते हैं अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता चल गया है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सिस्टम है, कोई बताना चाहेगा क्या? हाथ ऊपर कर रहा है क्या कोई? गलती से हो गया sir. ओके ओके, ऑलराइट। तो अगर आपका कोई सिस्टम है जिसका मास m है और उस पे लग रहे हैं वेरियस फोर्सेस, ठीक है। अब आपका सिस्टम ऑलरेडी v स्पीड से चल रहा था, क्या ये दिख रहा है सबको? सिस्टम की स्पीड ऑलरेडी क्या थी, v वेलोसिटी, v थी, है ना, v वेलोसिटी से चल रहा था सर, और मास था m। लेकिन तुमने उस पर एक्सटर्नली फोर्स लगा दिए बहुत सारे, जैसे कि F1 लगा दिया, F2 लगा दिया, F3 लगा दिया, है ना, F4 लगा दिया, ठीक है। तो जब आप ऐसा कंटिन्यू करोगे, जब आप ये सारे फोर्सेस कंटिन्यूसली लगाते रहोगे, तो आपका जो मास है वो अपनी एक टाइम के बाद स्पीड चेंज करेगा, नहीं करेगा? Yes, अरे इसको ऐसा yes, Yes, sir. Yes, sir. ब्लॉक रख रखा था, इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक मूव कर रहा था अपने आप v वेलोसिटी से, ठीक है। तुम आए, तुमने बोला कि ब्लॉक यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसको उठा के कहीं और रख देते हैं, तो तुमने इस पे फोर्स लगा दिया, कुछ F फोर्स लगा दिया, है ना। अब ये ब्लॉक केवल v वेलोसिटी से तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसको अब ऑलरेडी उसके पास वेलोसिटी थी और तुमने भी धक्का दे दिया। तो ये तो कॉमन सेंस भी बोलता है ना बेटा, कि कुछ dt टाइम के बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होनी चाहिए। yes, sir. Yes, sir. लेट्स अज्यूम कि आफ्टर टाइम dt इसकी वेलोसिटी v प्लस dv हो गई है। अच्छा, बढ़ेगी सही, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में अगर ऑलरेडी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, रिजल्टेंट फोर्स, Yes, sir. बढ़ेगी. तो बढ़ेगी, तो v प्लस dv इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। अगर कम होएगी तो v माइनस dv, लेकिन आइदर केस में वेलोसिटी चेंज जरूर होगी फोर्स लगाने पे, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऐसा कब होता है जब, ऐसा कब होता है जब नेट फोर्स जीरो ना हो, ठीक है। नेट फोर्स जीरो अगर हो गया तो फिर वो कौन कौन होगा जो कि आपके वेलोसिटी को चेंज करेगा? कोई नहीं होगा। बात समझ में आती है ना सबको? Yes, sir. नेट Yes, फोर्स sir. जीरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ नेट निकालेंगे और उसको रेस्पॉन्सिबल बताएंगे हम वेलोसिटी में चेंज के लिए। तो अगर m मास का ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो क्या उसका मोमेंटम भी चेंज होगा क्या?
जो एम मास का ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो Yes, उसका sir. मोमेंटम भी चेंज होगा। Yes, sir. Yes, sir. dt टाइम में ध्यान से सुनना, अगर dt टाइम में dv वेलोसिटी बढ़ रही है तो जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसको dp बोल सकता हूं मैं, छोटा एलिमेंटल चेंज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने टाइम अपना dt लिया है, एक छोटा सा एलिमेंटल टाइम लिया है और एलिमेंटल वेलोसिटी में ही चेंज आया है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, छोटा सा चेंज आया, तो मोमेंटम में भी एक छोटा सा चेंज में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ dp से, है ना, यही करते हुए आ रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, तो dp को लिखूंगा कैसे मैं, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अरे चेंज आएगा यही होगा ना, आपके पास पहले 5 एप्पल्स थे, आपको किसी ने 5 और दे दी तो आपके पास टोटल 10 हो गए, तो कोई पूछेगा चेंज कितना आया पहले से, तो आप यही तो बोलोगे कि 10 आ गए हैं अभी फाइनल में और इनिशियली 5 थे, तो 10 माइनस 5 एप्पल का चेंज आया है, राइट। Yes, sir. है ना, तो डीपी को क्या लिख दूंगा मैं, m इंटू सेकेंड लॉ में फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कंटेंट होता है, हाँ बिल्कुल कंटेंट को रिलेटेड भी होते हैं बेटा, ठीक है, को रिलेटेड भी होते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर आपने एक्सटर्नली फोर्स लगाया तो आपका मोमेंटम चेंज होगा dt टाइम में, इसलिए ही बोला जाता है कि dp बाई dt इज दैट फोर्स जो कि मोमेंटम चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो एफ नेट इक्वल टू dp बाई dt, ये है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. दिस इज योर ओरिजिनल, दिस इज योर ओरिजिनल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूछते हैं ना कोई, तो आप लोग बोल देते हो एफ इक्वल्स टू एम ए, यही बोलते हो Yes, sir. Yes, sir. एम ए जनरली, है ना, बट दिस इज जस्ट अ डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा, दिस इज नॉट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो ये होता है एफ नेट इक्वल्स टू dp बाई dt, है ना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको हम डिराइव कर सकते हैं हमारे फॉर्मूले में, जो कि हमारा डिराइव फॉर्मूला है, व्हाट इज इट, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। कैसे करते हैं, अगर dt टाइम में dp मोमेंटम चेंज हो रहा है और अगर हम देखें कि 1 सेकंड में कितना आपका मोमेंटम में चेंज आएगा, नहीं समझ में, यूनिटरी मेथड समझ में आता है सबको, dt टाइम में हो रहा है dp, राइट, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, dp बाई dt बन जाता है। Yes, sir. यूनिटरी मेथड आता है ना, Yes, sir. Sir. 10 रुपए के अगर 5 एप्पल्स आते हैं तो 1 रुपए का कितना आएगा, 5/10, आधा एप्पल आएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बनना आता होगा ये तो सबको, आई गेस, बोलो हाँ या ना, आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. So, if it is taking it is taking 1 second to change the momentum with dp by dt. So this can be called as rate of change of momentum. Yes, sir. Yes, Rate sir. का मतलब Yes, क्या होता है, sir. जहाँ पे रेट वर्ड आ गया मतलब टाइम की बात हो रही है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी चीज चेंज हो रही है, Yes, sir. का मतलब टाइम। ठीक है, तो एफ नेट अभी अभी डिराइव किया हमने, dp बाई dt होता है, तो p को हम m इंटू dv बाई dt भी लिख सकते हैं भाई, Yes, sir. है ना, Yes, sir. dp को Yes, sir. इंटू dv लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखो ना यहाँ पे प्रूव किया तुम लोगों ने, dp को तुम m इंटू dv लिख सकते हो, है ना, और ये तो तुम्हारा लॉ होता है, ये f नेट इक्वल्स टू dp बाई dt, तो तुमने dp की जगह लिख दिया m dv और dt तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही था नीचे, तो dv बाई dt थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो तुम 1D मोशन में, क्या होता है ये, Acceleration होता है. एक्सेलरेशन होता है, इंजन Yes, वेलोसिटी sir. per unit time, है ना, so this becomes f net equals to ma. Now the most important thing that is there, जिसको कि आपको याद रखना है, वो है कि ये कांस्टेंट मास पे ही अप्लाई करना है। ठीक है, जिन सिस्टम्स का कांस्टेंट मास है उस पे अप्लाई करना है। ध्यान से देखो, इसमें मास के साथ हमने कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करी है, करा है क्या कुछ, मास में कुछ चेंजेस लाए क्या इनिशियली से लेकर एंड तक, नहीं लाए। Yes, sir. वेरिएबल मासेस भी होते हैं, पढ़ोगे आप अभी आगे, जब पढ़ोगे ना आप सेंटर ऑफ मास वगैरह, तो उसमें आप देखोगे कि मास भी वेरिएबल होते हैं।
ये मासेस में भी चेंज आते हैं, तो फिर उस केस में फिर हम ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जिन सिस्टम्स का मास कांस्टेंट नहीं है उन पे ये यूज नहीं करना है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। क्योंकि उनका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा मास के साथ भी, उसको भी आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ फोर्सेस जो है वो अलग लग रहे हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से मास चेंज हो रहा हो, तो फिर उसको अकाउंट में लेना मुश्किल है। तो आप इस चीज को समझ लो बस अभी फिलहाल के लिए कि एफ नेट इक्वल टू एम ए तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट हो। आगे चलें? यस सर। ये समझ में तो आ रहा है ना भाई? अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम नहीं है। क्या है ये? Rate of change of angular. एंगुलर नहीं बेटा, लीनियर। लीनियर मोमेंटम। अरे बात क्लियर है ये वाली? Yes sir. Yes sir. Yes. पता है ना सबको कि एंगुलर मोमेंटम नाम की चीज भी होती है एक? पढ़ोगे Yes आगे? sir. आगे Yes, पढ़ेंगे sir. हम लोग Yes. ये चीज। ठीक है, लेकिन लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है लीनियर मोमेंटम की हो रही है, तो याद रखना है ये वाली बात। ठीक है, आगे चले? चलो Yes भाई, sir. न्यूटन के Yes, थर्ड yes, लॉ की बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर बार आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ एक्शन करोगे तो वो आप पे कुछ रिएक्शन करेगा। एज इन इफ यू विल अप्लाई सम फोर्स एफ, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एंड सिंस यू आर स्टैंडिंग हियर, लेट्स से कि यू हैव अप्लाइड अ फोर्स एफ, ठीक है, ऑन दिस ऑब्जेक्ट, सो देयर वुड बी अ रिएक्शन पेयर कमिंग एज एफ, यानी कि इक्वल होगा और अपोजिट होगा। इक्वल और अपोजिट का मतलब समझ में आता है ना सबको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. यस सर। दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक। तो अगर हम सिस्टम मान लें इसको पूरे को, अगर हम इस पूरे को सिस्टम मान लें तो इस पे एफ नेट इक्वल्स टू 0 आएगा। सिस्टम अगर पूरे को मान ले तो मान आएगा या नहीं आएगा? सिस्टम मान ले तो। और अगर मैं केवल ब्लॉक को सिस्टम मानूं, अगर मैं केवल ब्लॉक को सिस्टम मानूं, देखो ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने, इसको हटा रहा हूं मैं। सिंस मैं ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं ना, अरे फोर्स तो ब्लॉक पे लगा रहा है ना, ये जो इंडिविजुअल है ये फोर्स ब्लॉक पे लगा रहा है, तो क्या ब्लॉक पे भी, मेरा सवाल सुनना ध्यान से जवाब देने से पहले, क्या ब्लॉक पे भी एफ नेट इक्वल्स टू 0 होगा या नॉन जीरो होगा? ये बताना है आपको। ये 0 होगा या नॉट 0 होगा? कौन बताएगा? अगर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं ब्लॉक पे, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं ब्लॉक पे, और ऑब्वियसली वो भी कोई रिएक्शन पेयर तो लगा ही रहेगा, लेकिन क्या एफ नेट 0 होगा इस केस में या नॉन जीरो होगा? अभी केवल यही फोर्सेस हैं और कोई फोर्सेस अप्लाइड नहीं है, मतलब हमें केवल इन्हीं के बारे में पता है। कौन बताएगा? आयुष या नागेश? आयुष बताओ। सर एफ नेट 0 नहीं होगा। नागेश आप बताओ। 0 होगा सर। 0 होगा। 0 नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा? एक एक करके बताओ। दो टीम बन गई है। हाँ नागेश आप बताओ पहले। दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, इसलिए नेट 0 होगा। आप बताओ आयुष। सर बता दिया। अरे नहीं, रीजन पता है क्या? सर वो भी तो उसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा, इसलिए इसका सर 0 नहीं होगा। यस सर। क्या यस सर? 0 होगा या नहीं होगा? होगा सर 0 नहीं होगा, इसलिए सर वो दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे, सर 0 नहीं होगा। सर 0 होगा। शौर्य? सर दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट की फोर्स लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, तो 0 होगा एफ नेट। ओके दोनों का सम 0 होगा। ठीक है भाई, सुन लिया मैंने सबका आंसर। ठीक है, वो कर लो, हैंड डाउन कर लो। तो भाई जवाब है ये है, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइस, बट ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, रीजन क्या है ध्यान से समझो, समझने वाली बात है। मैंने पूछा था आपसे ब्लॉक पे, ना कि पूरे सिस्टम पे। अगर आप फोर्स ये वाला कंसिडर कर रहे हो तो आप कंसिडर कर रहे हो ब्लॉक पे,
अब अगर आप ये वाला फोर्स कंसिडर कर रहे हो तो मुझे तुम खुद बताना, यस या नो में, क्या ये वाला फोर्स इस इंडिविजुअल पे अप्लाई हो रहा है या ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है? ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन बोलो, इंडिविजुअल क्या हो रहा है? सर, इंडिविजुअल पर इंडिविजुअल पे हो रहा है। अरे जिसने यस भी फोर्स लगाया है, मान लो तुम ब्लॉक Yes, को sir. धक्का दे रहे हो, ब्लॉक तुम पे अगर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है तो वो तुम पे लगा रहा है ना भाई, ब्लॉक पे थोड़ी, खुद पे थोड़ी लगा लेगा वो रिएक्शन फोर्स। बात समझ में आ रही है? यस सर तो अगर हम केवल ब्लॉक की बात करें, इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप यही बोलोगे कि सर एक ही फोर्स लग रहा है जो ये इंडिविजुअल लगा रहा है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब आप बताओ मुझे इस केस में Yes, एफ sir. जीरो है क्या? एफ नेट जीरो है क्या? नो सर अरे ब्लॉक करेगा ना आगे, नो सर वो करेगा ना आगे। इसको ऐसे समझो, कॉन्सेप्चुअली समझो ना, ये तो तुम्हें मतलब ये भी कॉन्सेप्चुअली है, तुम इसको प्रैक्टिकली समझो। अगर मान लो ब्लॉक रखा हुआ है जमीन पे और कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन समझ में आता है सबको, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा फ्रिक्शन होता क्या है। यस सर और कोई फोर्सेस भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं, तो अगर तुम ब्लॉक को धक्का मारोगे भाई तो वो आगे क्यों नहीं जाएगा? जाएगा ना आगे, फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, Yes, sir. यस सर Yes, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो आगे नहीं जाता क्या? तुमने करके देखा होगा। क्यों, इसको ऐसे समझ लो, अगर तुम्हें रिलेट नहीं कर पा रहे ना तो उसको ऐसे समझ लो कि पानी फैला हुआ है फ्लोर पे, बहुत सारा पानी फैला हुआ है। अब अगर उसके ऊपर आप कुछ भी एक छोटा सा ब्लॉक रख देते हो, मान लो तुमने रख दिया अपना तुमने कुछ भी बुक रख दी, कुछ भी रख दी, अब या फिर तुम कोई भी एक चीज जिसका थोड़ा वेट बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वो फिर आप समझ नहीं पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे, उसका रीजन है ऑल दो, तो उसको आपने पुश किया, तो पानी अगर फैला होता है फ्लोर पे तो थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाता है क्या? Yes, sir. यस सर, फिसलन बढ़ जाती है, Yes, sir. स्लिपरी हो जाता है ना, तो उस केस में वो आगे चला जाता है ऑब्जेक्ट, अगर आप पुश करोगे आगे जाएगा। बोलो नहीं जाएगा क्या? Yes, sir. Jaya. सर जाएगा तो फिर क्यों जा रहा है? अगर एफ जीरो है तो क्यों जा रहा है? बात समझ में आ रही है मेरी? अरे Yes, sir. Yes, sir. लॉजिक, हाँ, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि अगर हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हमारा एफ नेट जीरो नहीं आएगा, अगर हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एफ नेट जीरो आएगा, अगर आप पूरे सिस्टम में इंडिविजुअल को भी ले लेते हो, ब्लॉक को भी ले लेते हो तो आएगा जीरो। अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया सब? Yes, sir. ठीक है, चलो, सिस्टम और बॉडी वो समझना बहुत जरूरी है इसमें, तो अगर हम इसमें साथ में हम लिख भी लेते हैं सिस्टम होता क्या है। ठीक है, सिस्टम इज अ बॉडी और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज ना, अरे कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, जैसे भी हमने देखा यहाँ पे, यस सर टू बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है जब आप सॉल्व करते हो ना क्वेश्चंस को, जब आप इक्वेशंस लिखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहां से आप इक्वेशंस को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और ये हमारा मैटर ऑफ चॉइस होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन वाला है ना पॉइंट, ये हमारा मैटर ऑफ चॉइस होता है। मैटर ऑफ चॉइस समझते हो, हमारी इच्छा है कि हम कहाँ से ले रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि आप इसमें ब्लॉक पे अगर आपको स्टडी करनी थी कि ब्लॉक के ऊपर एफबीडी बनानी थी, मान लो ब्लॉक के ऊपर इक्वेशन लिखनी थी, तो तुम इंडिविजुअल भी बन सकते थे, इंडिविजुअल बन के भी देख सकते थे कि ब्लॉक पे क्या हो रहा है, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किधर वो जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, मूवमेंट की, फोर्स की, वेलोसिटी की। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना? और आप ब्लॉक पे बैठ के भी देख सकते हो इंडिविजुअल के साथ क्या हो रहा है, उस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, क्या वो वहीं पे रुका हुआ है, क्या वो भी मूव कर रहा है। बोलो। यस सर है ना? Yes, sir. अच्छा मैं एक बात पूछूं तुमसे, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो भी हम पे फोर्स लगा रहा है और हम उसको ऑब्जर्व भी कर पाए? हम पे तो फोर्स लग रहा है ना, मैंने तो ब्लॉक पे पूछा था अभी। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो आप तो यही बोलोगे ना सर कि आप कि सर हम ब्लॉक को जब धक्का देते हैं
तो ब्लॉक आगे जा रहा है पर हम तो नहीं जा रहे। Yes, sir. क्यों? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैसा होता है कभी कि हम भी जाएं पीछे? No, sir. No, sir. क्या बात कर रहे हो यार? एग्जांपल दूं? Yes, sir. सर जब बुलेट से बहुत बढ़िया। सर शोल्डर को जर्क लगता है जब रिकॉइल बोलते हैं उसको, है बुलेट। ना? Yes. रिकॉइल। और एक और बेसिक एग्जांपल ले लो, जब आप दीवार को पुश करते हो, दीवार को धक्का दिया है कभी किसी ने? यस सर। Yes. वॉल को, वॉल तो मूव होने से रही, सर वॉल तो आपके मूव होने से, है ना? क्या आप कभी थोड़ा पीछे स्लाइड हो जाते हो अगर आप कंटिन्यूअसली देते जाओ तो पुश? Yes, sir. Sir, Yes. है? समझ में आया वाला एग्जांपल, है ना? Yes, sir. बाकी इसमें और भी चीजें रोल प्ले करती है, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, वो सब समझेंगे हम अभी, है ना? ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे बहुत चीजों के कंट्रीब्यूशन होता है ना? स्टड किसी भी चीज को एनालाइज करने में धीरे धीरे समझेंगे, बट आई गेस थोड़ा आइडिया लगने लगा है तुम लोगों को कि हमने जो 3 चीजें पढ़ी अभी, 3 लॉस पढ़े, उनका इंडिविजुअली मतलब क्या है। ठीक है, 9th क्लास में हमने बहुत बेसिक लेवल पे चीजों को समझा था, हम बट डेफिनेशन पढ़ते थे और लिख के आ जाते थे, क्वेश्चन आता था हम फॉर्मूला लगाते थे, लिख के आ जाते थे, पर कॉन्सेप्चुअली कैसे किसी चीज को पढ़ा जाता है वो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, डिफरेंस है ना बेटा, क्योंकि जैसे हम अब 11th में आ गए हैं तो फिर क्वेश्चंस भी उस तरह से बनेंगे। अगर हमने कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं किया ना हर टॉपिक को, तो फिर क्या कोई ना कोई क्वेश्चन में अटक जाएंगे हम। जरूरी नहीं है ना क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आए, बात समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है क्या, या आगे चले? Yes, sir. आगे. टाइप ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं एक बार, बेसिक फोर्सेस। अब नेचर में कौन से फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो तो तुम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें हम क्या क्या बेसिक फोर्सेस यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो एक तो होता है वेट ऑफ द बॉडी, ये पता है सबको क्या होता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है? यस सर नहीं पूछा मैंने आंसर बताओ ना क्या होता है। Sir, force experienced by body due to gravity. प्रीटी मच लाइक दैट। अरे सही तो बोला है उसने, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होता है अर्थ का, Yes, sir. है ना? इफ वी वांट टू पुट इट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन तो हम यही तो बोलेंगे कि वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ना। अर्थ की मतलब अगर हम अर्थ के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी और प्लैनेट पे हम देखना चाहते हैं जैसे मून पे, तो हम मून की बात करेंगे, राइट? प्लैनेटरी बॉडीज या जो भी जिसके भी रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उसकी बात हम करेंगे कि वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? दैट इज योर वेट। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, तो हम sir. नॉर्मल फोर्स पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग में होता है ना, स्ट्रिंग और वायर्स में। स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग फोर्स भी सब आप लोगों ने सुना होगा, स्प्रिंग Yes, स्टडी sir. कौन से फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, राइट? तो अगर डिनोशन की बात आ रही है, डिनोट कैसे करेंगे, तो हम ऐसे देखते हैं जनरली कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है ये वेट, W से रिप्रेजेंट करेंगे ना इसको, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो हमको ये पता है कि वेट जो होता है वो जनरली या हमेशा, ये भी बताना है तुम्हें, mg के बराबर रहते हैं। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, mg के बराबर लेते हैं, पक्का है? Yes, sir. Yes, अरे Yes, प्रूव sir. कर लेते हैं ना इसको, प्रूव कर लेते हैं इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। F इक्वल्स टू एम होता है, yes, sir. Yes. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये जो ब्लॉक है, लेट से इसका मास m है, और तुमने क्या बोला कि फोर्स जिससे ग्रेविटी जिससे आपका अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है,
है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे अट्रैक्ट कर रहा है। तो लेट्स से ये फोर्स ही तो है एक तरह से, F इक्वल्स टू ma जो है उसमें फोर्स ही तो है, ये है ना। तो ये जो वेट हुआ ये फोर्स ही तो हुआ बेटा, बोलो आया ना, यस सर। Yes, sir. है ना। बस इसमें ये देखना है हमें कि मास कौन सा ले रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट का मास ले रहे हैं, और एक्सेलरेशन जो है, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर हम वो डिफाइन कर पाए तो हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। Yes, सर sir. Yes, sir. तो देखना ध्यान से, F इक्वल्स टू ma होता है। यार मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट ओके। तो A इक्वल्स टू F बाय m हो जाएगा। हम्म। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और जो एक्सेलरेशन Yes, होता है, जो ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, वो क्या होता है, A इक्वल्स टू g होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. We can write as Yes. F equals to mg, Yes, sir. right? So the weight that we take as mg, but ये important नहीं है, important ये समझना है कि जो तुम डायरेक्शन ले रहे हो ना इसकी, ये डायरेक्शन है क्या, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पे क्या क्वेश्चन बन जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो तुम गलत करके आ जाओगे जनरली। तो कोई बता सकता है मुझे कि डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स बोलना सही है क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड्स बोलना सही है क्या? यस फिर सर। मुझे स्पेसिफिकली यही बोलना चाहिए कि इट Yes, ऑलवेज sir. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये वाली लाइन मुझे बोलनी चाहिए स्पेसिफिकली। बोलो भाई, कुछ तो Yes, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? Yes, sir. आ रहा है दोनों में? अगर आप इसको डायग्राम से समझना चाहो तो ये ऐसे है बेटा, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा कर्वेचर है, ठीक है, तो तुम्हारा ब्लॉक चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ पे रखा हो, चाहे यहाँ पे रखा हो, ठीक है, इस पे जो वेट लग रहा है ना वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा है, ऐसे। बोलो समझ में आई बात? ये है डायरेक्शन वेट, yes, sir. ये है डायरेक्शन वेट का, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ये क्लियर है आपको? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे समझना है और ऐसे याद भी रखना है इसको, तो यही बोलना है आपसे आपको, ठीक है। अच्छा, इस पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे, इस पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे ना भाई। Yes, sir. अगर mg नीचे की तरफ लग रहा है, यानी तुम्हारा अगर सेंटर अट्रैक्ट कर रहा है mg से, तो उसको भी अट्रैक्शन मिलेगा, w ऊपर की तरफ भी लगेगा, है ना, वैलिड होगा ना। चलो आगे चलते हैं। Yes, sir. अगर मैं बोलूं नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है ऑलरेडी, और आपको मैं क्वेश्चन दे दूं तो उसके थ्रू आप बता पाओगे, या मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊं? जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें मैंने नॉर्मल रिएक्शंस बना रखी है, तो अपन इससे ही बात कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन है ना, सेकंड फोर्स हमारा, वेट तो हमने पढ़ लिया है, तो क्या होगा भाई नॉर्मल रिएक्शन, किसी को आइडिया है कुछ? जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है तुम लोगों के लिए, लेकिन मुझे डेफिनेशन चाहिए, अगर कुछ भी अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी डेफिनेशन है आपके पास तो आप मुझे बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ It भाई। is perpendicular to the point of contact. क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। It is perpendicular to the point of contact. पर्टिकुलर, Force that perpendicular to the surface that are in contact with each other. दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, दैट साउंड्स थोड़ा अप्रोप्रिएट है ना। मतलब कि बेसिकली रिएक्शन फोर्स क्या है, इट इज अ फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द सरफेस, आपको ऐसे समझना है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स है जो कि सरफेस अप्लाई कर रहा है, और परपेंडिकुलर होगा सरफेस के हमेशा, इसकी करेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है। सो यू कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन आल्सो, फोर्स दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, पता है ना सब लोगों को ये, या फिर मैं लिखूं अलग से? Yes, sir. परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
ठीक है, जिसपे कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कर रहा है, मूव जहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब प्लेस्ड है, जो कि सरफेस कांटेक्ट में है। अरे बात समझ पा रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है सरफेस की, पहली बात तो, है ना, और सरफेसेस एक्सर्ट कर रहे हैं। एक्सर्ट मतलब अप्लाई कौन कर रहा है? एक्सर्टेड बाय सरफेस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप इसकी एफबीडी बनाओगे ना, जैसे ये ब्लॉक है, इस पे अगर आप नॉर्मल रिएक्शन बनाना चाहोगे तो जैसे कि आप सेंटर से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से mg ले लेते हो, है ना, डायरेक्शन दिखाते हो ना एफबीडी बनाते हो, ठीक है। Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन हम क्या जल्दबाजी में ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं बनाना है आपको, ऐसे बनाना है नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? क्योंकि सरफेस एक्सर्ट कर रहा है ना, एक्सर्टेड बाय सरफेस है। और देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर भी है ये, परपेंडिकुलर भी है ये, है ना, जिस जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर भी है। ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसके परपेंडिकुलर भी होगा, ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है इसका मतलब, राइट? Yes, sir. 90 डिग्री। ठीक Yes, sir. है, एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि एक वॉल थी, N2 नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस पे, और सिंस हमने पढ़ लिया है अब थर्ड लॉ, हम बता सकते हैं कि एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना, जो रॉड पे एक्सर्ट करेगा वॉल, और रॉड एक्सर्ट कर रही है वॉल पे, राइट, रॉड एक्सर्ट कर रही है वॉल पे, है ना। सेम चीज यहाँ भी होगी क्या, नीचे की डायरेक्शन में भी, Yes, है sir. ना, कुछ N1 नॉर्मल रिएक्शन जो कि वॉल एक्सर्ट कर रहा है रॉड पे, और रॉड भी एक्सर्ट कर रही है वॉल पे, ठीक है। और ये जो N1 है, इसके लिए सरफेस ग्राउंड होगा, अरे सरफेस ग्राउंड होगा ना इसके लिए, जिस Yes, जो sir. कांटेक्ट है, Yes, sir. surface ground होगा। बात समझ में आती? नॉर्मल रिएक्शन का आइडिया लगा सबको क्या होता है? आगे चले, Yes, sir. आगे चले। Yes, Yes, sir. Yes, sir. टेंशन फोर्स की बात करते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का फोर्स होता है। इट इज यूज्ड फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग, द टेंशन एंटायर स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। जब पूरे स्ट्रिंग में, पूरा स्ट्रिंग जो है मासलेस है, ठीक है, तो पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है ना, कांस्टेंट होता है। पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, डेफिनेशन बताऊंगा बाद। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग समझते हो, रस्सी टाइप की कोई चीज समझ लो, हाँ? Yes, sir. String, Yes, sir. धागा, धागा बोल दो, ठीक है। तो इससे अगर ये ब्लॉक कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग पे अगर टेंशन फोर्स दिखाऊंगा ना मैं, इस ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाऊंगा ऐसे, ठीक है। और दिखाना स्ट्रिंग में, ब्लॉक पे नहीं दिखाना है, ब्लॉक पे नहीं दिखाना एज इन कि लगता है किसमें, ये फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स में लगेगा। सो फोर्स दैट इज अप्लाइड इन द फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दैट कैन बी कॉल्ड एज टेंशन फोर्स। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. फील नहीं आ रही? Yes, sir. तो इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है, ये कनेक्टेड है एक और स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है दूसरे ब्लॉक से। अब मुझे एक बात बताना बहुत छोटी सी, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मान लो ये फ्रिक्शनलेस है, कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब तुम्हें, तुम्हारे ब्लॉक्स को, और तुमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया F, है ना, लेट्स से फ्रिक्शन नहीं है ऑब्वियसली, इसका भी मास M ले लो, इसका भी मास ले लो, तो ये M मास का जो फर्स्ट ब्लॉक है M1 ले लो, इसको M2 ले लो, तो क्या आपको ये चीज पता है, रियलाइज होती है कि केवल M1 ही नहीं मूव करेगा, M2 भी करेगा? बोलो। Yes, Yes, sir. yes, sir. टेंशन फोर्स को समझने के लिए हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। बेसिकली हम ये केस समझ रहे हैं कि भाई जो फोर्स है ना, ये जो तुमने अप्लाई किया, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स M2 पे भी लग रहा है, ये M2 को कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा उसको? कैसे पता चलेगा कि इसमें टेंशन आएगी? थ्रू स्ट्रिंग, है ना, थ्रू दिस। और स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स है जो कि आपका F फोर्स एक तरह से ट्रांसफर कर रहा है M2 ब्लॉक पे, एंड दैट इज टेंशन। कौन सा फोर्स है वो? अभी आया समझ में क्या काम होता है इसका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बुझाई होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको FBD बना के दिखा रखा है,
कि कैसे टेंशन फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ यू वांट यू गाइस टू शो द टेंशन फोर्सेस इन द स्ट्रिंग, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एक ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है. जैसे मैंने बताया T1 लग रहा है टेंशन, ठीक है, और जिस पॉइंट से ये कनेक्टेड है उस पॉइंट से भी अपोजिट डायरेक्शन में T1 लगेगा. एक्शन रिएक्शन पेयर्स हम पढ़ चुके हैं सब, है ना, समझ में आता है. Yes, sir. सिंस हमारी ऊपर की दोनों स्ट्रिंग्स अलग है, डिफरेंट स्ट्रिंग्स है ना बेटा ऊपर दोनों, देखो ध्यान से. Yes, sir. तो इनमें कुछ अलग टेंशन आएगी. लेट्स से कि ये T2 है ना, और T2 से ही ये ऊपर से नीचे पुल भी कर रहा होगा. बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. सेम तरीके से थर्ड रोप में हम एक अलग टेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, which is T3. Since these exist in action reaction pairs, every force exists in as action reaction pairs, तो हम दोनों तरफ से इसको शो करेंगे, ठीक है. क्योंकि अगर एक तरफ से ही अप्लाई होगा तो स्लैक हो जाएगा. स्लैक मतलब समझ में आता है? ऐसे मिल जाना, जैसे कि ये पेन है, ये पेन में अगर एक ही तरफ से लगता जाएगा तो या तो मूव कर जाएगा या फिर ये स्लैक हो जाएगा ऐसे, ठीक है. तो टू कीप इट स्ट्रेच्ड there needs to be a action reaction pair. बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. बाकी आई गेस तुम्हें देखो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है. अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे लेते हैं, क्योंकि हमारा काम तो वही है. मेन तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, मेन तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, राइट बच्चों? यस सर. ठीक है. देखो अब हमने जो पढ़ा है उसको एक बार एफबीडी बना के समझ लेते हैं. अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये पता है क्या? एफबीडी होता क्या है? No, sir. रिप्रेजेंटेशन होती है एक तरह से, अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ऑल दी फोर्सेस एंड पैरामीटर्स दैट आर बीइंग अप्लाइड ऑन दैट ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है. एफबीडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द फोर्सेस और एनी अदर पैरामीटर दैट इज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है. इस पे जो भी लग रहा है, मतलब बात समझ में आ रही है? जनरली हम फोर्सेस ही बताते हैं, बट हम क्वेश्चन समझने के लिए हम और भी चीजें रिप्रेजेंट करेंगे बीच बीच में, आपको समझ में आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जनरली हम फोर्सेस ही बताते हैं. तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये M2 दिख रहा है तुमको? M2 दिख रहा है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो इस M2 पे मैं बता रहा हूँ, देखो समझो, केस समझो. पहले तो एक वेज रखा हुआ है, वेज बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको? वेज. Wedge. थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड. अब इस पे तुमने एक M1 ब्लॉक रख दिया. अब ये M1 ब्लॉक तुमने कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रिंग से ना, एक रस्सी बांध दी यार, समझ में आ रहा है ना? और इसको क्या बोलते हैं? पुली. पुली. तो पुली के ऊपर से पास करा दी रस्सी. पुली सबको समझ में आती है ना? एक डिवाइस होता है जिसमें कि रस्सी डाल, विलेजेस में तो अभी भी है वैसे कुछ तो. Yes. वेल्स वगैरह में कुएं जो होते हैं, है ना, तो उसमें लगी होती है पुली, जिसके ऊपर से रस्सी डाली जाती है, रोप डाली जाती है, ठीक है. और एक तरफ से अगर आप फोर्स लगाते हो तो दूसरी तरफ से जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर वो फोर्स अप्लाई हो जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ रोप. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. है ना, जैसे हम जनरली बकेट करते हैं ना, प्लेस अपोजिट एंड पे, दूसरी जगह पे हम एक बाल्टी लगा देते हैं, बकेट लगा देते हैं, तो वो ऊपर क्यों आ रही होती है? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो वो जो रोप है उसमें टेंशन फोर्स आ रहा है, इसी वजह से तो वो बकेट पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, टेंशन फोर्स, जिसकी वजह से वो ऊपर उठ पा रही है, राइट? Yes, ठीक है. sir. सेम केस यहाँ पे एक M2 ब्लॉक है, तो उसको M2 ब्लॉक, M1 ब्लॉक है उसको आप खुद को समझ लो, और M2 ब्लॉक है वो आप बकेट समझ लो, तो बकेट पे आप लगा रहे हो फोर्स भाई, ठीक है. अब जो मेन बात है वो ये है, M1 अगर जा रहा है नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में, और M2 जाना चाहेगा नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, Yes, W, sir. है ना. और Yes, sir. M1 के ऊपर अगर हम एफबीडी बनाए तो M1 पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, सबको दिख रहा है? M1 पे अगर मैं बोलूं आपको एफबीडी बनाने के लिए,
तो तुम 3 फोर्सेस दिखाओगे ना, एक तो दिखाओगे यस M1 सर 3 लग रहा है। वेट, एक लग रहा है इस पे नॉर्मल रिएक्शन, और एक है? टेंशन फोर्स। और एक ये रोप भी तो है, स्ट्रिंग भी तो कनेक्टेड है इससे, जिसकी वजह से इस पे टेंशन लग रहा है। आ रही समझ में सबको बात? ठीक है। यस सर। यस तो अब ये किधर मूव करेगा? अगर ये आपका M2 ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि M1G का जो कंपोनेंट आ रहा है और जो नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, और एक ये जो टेंशन है, इनकी वैल्यूज क्या है? अरे बात समझ में आ रही है? M2G सारे फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे काम आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस तरफ जा रहा है आपका ब्लॉक, M2 ब्लॉक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या बैलेंस सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस इज नॉट क्लियर। यस सर। अगर हो जाएंगे मूव करेगा। सर रिपीट कर दो एक बार। अगर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट अगर फोर्सेस लग रहे हैं जितने भी, अगर वो बैलेंस हो जाए, अगर नेट फोर्स हो जाए, सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ वॉइस इज नॉट आवाज क्लियर। नहीं आ रही। सर वॉइस क्लियर नहीं यस क्लियर। सर। ओके बेटा, वो शायद नेटवर्क में। फिर से बोलो, क्या बोल रहा हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर करके बोलेगा। आवाज आई मेरी? Am I audible बच्चों? यस सर। वॉइस इज नॉट क्लियर। एक काम करते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, वैसे भी टाइम हो गया आप लोगों का, अगली क्लास भी है, ठीक है भाई? ओके ओके सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ऑलराइट। बाय बाय सर। ओके बच्चों, अगली क्लास में गुड नाइट सर। बाय बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय बाय सर। बाय। बाय सर। होमवर्क में जो लोग बच्चे कि आप लोगों को अपना है ना रिवर्स करके आना है, सो दैट डिस्कस दैट, ठीक है? और ओके ठीक है, ऑलराइट, नाउ यू